जय हिंद ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एस के जी जूसरी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जल संसाधन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा तो दिया है, एक इसका पार्ट रह गया था, किसी कारणवश उसको मैंने डिलीट करना पड़ा था, तो उसकी वजह से जल संसाधन वाला जो टॉपिक है उसको वापस रिवाइज करवा रहा हूँ और साथ में उसके संपूर्ण नोट्स भी है किसी स्टूडेंट के। तो आप इनको जो आपने नहीं लिखे हैं तो एक साथ प्रूफ रीडिंग भी कर सकते हो और साथ में लिख भी सकते हो। देखो, जल संसाधन के बारे में आज अध्ययन करते हैं जल संसाधन के बारे में। हम बात करते हैं जल संसाधन। देखो, संसाधन किसके कहते हैं, संसाधन किसे कहा जाता है, यानी कोई भी ऐसी वस्तु पृथ्वी पर जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करती है वो क्या कहलाती है, वो संसाधन कहलाती है। सॉरी, जल एक संसाधन है। कैसे? जल मानव की आवश्यकता के सबसे बड़ा सोर्स होता है। जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम बात करते हैं संपूर्ण पृथ्वी के। संपूर्ण पृथ्वी पर जल की बात करें तो जल संसाधन की बात करें, संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। उस 71% भाग की हम बात करें जहाँ पर खराब जल है यानी लवणीय जल है, उस पूरे 71% बात करें इस पूरे पृथ्वी के जो 71 का है उसका 100% हिस्सा करें तो उसके 97.5% भाग पर जो जल है वो लवणीय जल है और 2.5% भाग पर जो जल है वो कैसा है, अलवणीय जल है। फिर हम उसकी 2.5% की बात करें तो उसका 70% भाग बर्फ के रूप में, 30% भाग कैसे, ग्राउंड वाटर के रूप में है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट के बारे में। देखो, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का 97.5% जल सागर व महासागरों में पाया जाता है। 2.5% जल अलवणीय जल है, यानी ये ताज़ा पानी है, ध्यान रखना। 2.5% जल का 70% बर्फ और हिम के रूप में और 30% जल भूमिगत जल के रूप में है। प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत विश्व में 133वें स्थान पर, ध्यान रखना। कौन से स्थान पर? भारत विश्व में 133वें स्थान पर। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की, यानी एक वर्ष में एक व्यक्ति को कितना जल उपलब्ध होता है उसके अनुसार भारत विश्व में 133वें स्थान पर है। तो भारत की स्थिति दुनिया में बहुत ही बुरी है, ध्यान रखना। 2025 तक भारत के बहुत बड़े हिस्से में पानी की कमी वाले देशों या क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा। भारत में बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर जल की क्या है, कमी पाई जाती है। अगला टॉपिक है जल दुर्लभता। देखो, हम जल दुर्लभता की बात करें, अर्थ होता है जल की कमी होना या जल का ह्रास होना। कारण क्या होते हैं, जल दुर्लभता के कारण क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से जल की क्या होगी, जल में कमी आएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या को पानी की उतनी ज़्यादा क्या होगी, आवश्यकता होगी। दूसरा कारण है सिंचित क्षेत्रों का विकास करने के लिए जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना। कैसे? जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके लिए भोजन की आवश्यकता होगी। तो भोजन की आवश्यकता होगी, जमीन सीमित है, सिंचाई की वर्षा कम होती है तो सिंचाई अधिक करनी पड़ेगी। जब अति सिंचाई करनी पड़ेगी तो जल की कमी अपने आप ही होने लग जाएगी। अगला है बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ पानी की मांग। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है, शहरों में पानी की मांग भी अधिक होने लग जाती है। औद्योगिकरण में उद्योगों के लिए ताजे पानी की आवश्यकता होती है। जब उद्योगों में कंटिन्यू ज़्यादा ताज़ा पानी पहुँचाया जाता है, किनमें, उद्योगिक में या औद्योगिक क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो जल है वो ताज़ा पानी होता है और ताज़ा पानी की वैसे ही कमी हो रही है और वो ज़्यादा उद्योगों में चला जाएगा, तो इसकी वजह से भी जल में क्या आएगी, कमी आएगी। शहरों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है तो शहरों में पानी की भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो जब पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो अपने आप ही जल की क्या होने लग जाएगी, कमी होने लग जाएगी। अगला है इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जल की असमान पहुँच। कैसे जल की असमान पहुँच है सामाजिक समूह के बीच? अमीर और गरीब के बीच में। जैसे शहरी क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होगी और उसी समय किसानों को पानी की आवश्यकता होगी तो पहले कहाँ पानी पहुँचाया जाएगा, शहरी क्षेत्रों में पहुँचाया जाता है। तो जल का भी क्या है, असमान वितरण पाया जाता है, असमान है, ध्यान रखना। सामाजिक समूहों में उद्योगों के द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग। अब मैंने कहा 1952 के बाद या भारत के आज़ाद होने के बाद में उद्योगों का विकास हुआ। जब आज़ादी के बाद में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया तो जल की भी आवश्यकता पड़ी, तो नए नए बांध बनाए गए और बांध बनाए तो पानी का अत्यधिक क्या हुआ, उपयोग। तो इसमें वजह से भी जल में क्या आ सकती है, कमी आई है। शहरी क्षेत्रों में जल का अधिक दोहन, ये भी आप याद रखना साथ साथ में। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। औद्योगिकरण और शहरीकरण किस प्रकार जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी है? तो याद रखना इसके 4-5 बिंदु। स्वतंत्रता के बाद तीव्र औद्योगिकरण, मैं अभी बता चुका हूँ जस्ट थोड़ी देर पहले,
47 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था, तो जिसमें जल की आवश्यकता पड़ी थी। अगला है उद्योगों की बढ़ती संख्या के कारण अलवणीय जल का अधिक उपभोग हो रहा है, यह भी बता दिया। जनसंख्या वृद्धि और शहरों व गाँवों में जल संसाधनों का क्या हो रहा है, अति दोहन हो रहा है। अगला एक मिशन है, ध्यान रखना, उस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। इंपॉर्टेंट है, जल जीवन मिशन एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, परियोजना है, ध्यान रखना। किसने चलाई है, भारत सरकार ने चलाई है। इसकी प्राथमिकता क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और विशेष रूप से जीवन यापन को क्या बनाना, आसान बनाना है। ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और विशेष रूप से जीवन यापन को क्या बनाना, आसान बनाना। लक्ष्य क्या है इसका, वो याद रखना। लक्ष्य है प्रत्येक, ध्यान रखना, लक्ष्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवार की लंबी अवधि के आधार पर नियंत्रण रूप से, ध्यान रखना, नियंत्रित रूप से कितने लीटर, 55 लीटर पानी, कितने लीटर पानी प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार में लंबी अवधि के आधार पर नियंत्रित रूप से 55 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को सेवा स्तर पर पानी पीने योग्य पानी की आपूर्ति को क्या करना, सुनिश्चित करना है, यानी उनको सक्षम बनाना है। 55 लीटर तो पानी पहुंचना ही है। अब देखो, जल दुर्लभता के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी वो होती है, इनकी वजह से भी पानी में कमी आती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती है, ध्यान रखना, वे कंपनियां, वैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इनको, वे कंपनियां जिनके उद्योग संस्थान एक से अधिक देशों में काम करते हैं तथा अनेक देशों में पूंजी निवेश करते हैं तथा अधिक लाभ अर्जित करते हैं। यानी एक से अधिक देशों में अपनी कंपनियां होती है जिनका उत्पादन पर उनका नियंत्रण और स्वामित्व खुद का होता है, वो क्या कहलाती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, जैसे रिलायंस हो गई है। फिर एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक नवीकरणीय संसाधन होते हुए भी जल के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी है। ध्यान रखना, क्यों पड़ी है जल के प्रबंधन की आवश्यकता, तो देखना, जनसंख्या वृद्धि की वजह से, जल संसाधनों का अतिदोहन होना, शहरीकरण और औद्योगिकरण। ध्यान रखना। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये पढ़ा चुका हूँ मैं पहले, एक साथ इसका प्रूफ रीडिंग करवा रहा हूँ पूरे की एक साथ ही 10-15 मिनट में, कि पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या होती है, बांध होता है, बांध पर एक से अनेक उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति, उन उद्देश्यों को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो देखो क्या होता है, नदी पर बांध बनाकर एक बार में एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है, उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। देखो मैंने यहाँ बहुत सारे उद्देश्य लिखे हुए, ये नदी की हम लाभ भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। बहुउद्देशीय परियोजना की सिंचाई की सुविधा होती है, पर्यटन का विकास, पेयजल की सुविधा, चारागाह, जल विद्युत, मत्स्य पालन, मनोरंजन और बाढ़ नियंत्रण, ये सारे के सारे ध्यान रखना। सिंचाई की सुविधा, पर्यटन, पेयजल, चारागाह, जल विद्युत, मत्स्य पालन, मनोरंजन और बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण भी प्रमुख है, बांध का, नदी पर बांध बाढ़ नियंत्रण को लेकर भी बनाया जाता है, ध्यान रखना एक, तो ये याद रखना। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मैप के माध्यम से भी पढ़ेंगे अंतिम समय में, देखना लास्ट में। हीराकुंड महानदी पर है, ध्यान रखना, ये कौन सी नदी पर है, महानदी पर। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की सीवा तहसील से निकलती है, ये ध्यान रखना। और ये बांध कहाँ पर है, उड़ीसा में, ध्यान रखना। इसकी लंबाई 4801 मीटर है, ध्यान रखना। अगला है सरदार सरोवर बांध परियोजना, नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखना, ये भी गुजरात में है। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, सतलज, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। भाखड़ा और नांगल, ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर में है ये। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, जो किस पर है, भागीरथी नदी पर है। भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ पर अलकनंदा ध्यान रखना। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम के कारण ही एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है गंगा नदी। तो याद रखना, गंगा नदी पर नहीं है, भागीरथी नदी पर है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध है। अगला है नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में, ध्यान रखना, कृष्णा नदी पर। अगला देखो, अगली हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर ध्यान रखना। समन्वित जल संसाधन या एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उत्पादन पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेशीकरण काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि की ओर ले जाने के रूप में देखा गया था। ध्यान रखना, बहुउद्देशीय परियोजना जितनी भी है ना, उनको देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा गया था। किस परियोजना के तहत, इंटीग्रेटेड एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के तहत। ये कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर कहा था। ये बात आपको याद रखनी है।
इन परियोजना के चलते, ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का क्या कहा था, मंदिर। उनका मानना था कि इन परियोजना के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से क्या करेगी, विकास करेगी। अब नेक्स्ट है ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना की आलोचना, ये हानि है, ध्यान रखना, क्या ये हानि है। लाभ हमने पढ़ लिए बहुउद्देशीय परियोजना उस समय, हानियों में तो इसमें देखो नदी के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करता है नदी अपने रास्ते में जा रही है और उसको रुकावट करता है तो अपने उससे बैरियर लगा दिया जाता है बांध के रूप में, तो उसका जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो प्रभावित तो होता ही है, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट है जलाशय में अत्यधिक अवसाद एकत्रित, जब नदी आती है तो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, अवसाद लेके आती है, तो अवसाद नदी बांध में पहले क्या कर देती है, जमा कर देती है उसमें। इसके अलावा स्थानीय समुदाय को विस्थापित होना पड़ता है, जब बांध का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारे क्षेत्र में जंगलों को काटा जाता है, इसके अलावा वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक भेजा जाता है दूसरे स्थान पर, इसके अलावा वहाँ उनकी ज़मीन को साफ किया जाता है, फिर बांध बनाया जाता है, जिससे लोगों को वहाँ से क्या होना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, प्लाइन करना पड़ता है। वनस्पति को हानि यानी पेड़ पौधों का विनाश होता है, यानी जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है, ये भी मैंने बताया था आपको। वन्य जीव इस क्षेत्र से विस्थापित हो जाते हैं या उनका विनाश हो जाता है। नदी के जलीय जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट है अगला है प्राचीन जल संरक्षण। प्राचीन काल में जल संरक्षण किस प्रकार से हुआ था, तो मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया था। मैंने कहा था जूनागढ़ अभिलेख के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसके अलावा कलिंग उड़ीसा, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बुन्नेर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई की तकनीक के सबूत भी मिले हैं। दूसरी बात ये याद रखना। तीसरा, अपने समय यानी समकालीन उन कालांत उसी समय की बात करें तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानव द्वारा निर्मित झीलों में एक भोपाल मध्य प्रदेश में 11वीं सदी में बनाई गई थी, ध्यान रखना। इसके अलावा देखना दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने, जो गुलाम वंश का राजा था, दिल्ली के निकट सिरी फोर्ट, ध्यान रखना ये सिरी फोर्ट है, ये सिरी फोर्ट क्षेत्र में जल सप्लाई के लिए एक हौज या तालाब बनवाया था। इस देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं व बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी आंदोलन के कारण बने थे। अब देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत सारे आंदोलनों का कारण भी बनती है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी आंदोलन। आपको पता है सरदार सरोवर परियोजना को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, टिहरी आंदोलन भी हुआ था, ध्यान रखना। एक आंदोलन की बात करते हैं हम सबसे पहले, नर्मदा बचाओ आंदोलन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन सी नदी पर है, ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर, ध्यान रखना। ये आंदोलन नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना के निर्माण के विरोध में हुआ है, ध्यान रखना। अब देखो ये आंदोलन गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा संचालित है। ये जनजाति, पर्यावरणविद, मानवाधिकारी कार्यकर्ताओं को सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में लामबद्ध हुए, सभी ध्यान रखना। आरंभ में यह आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने के मुद्दे पर केंद्रित था, ध्यान रखना। क्या कारण था, जंगलों के बांध के पानी यानी बांध का पानी से बहुत सारा जंगल डूब गया था, उसी मुद्दे पर केंद्रित था। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्य कारण या मुख्य उद्देश्य अलग है, क्या है, विस्थापित हो गया इसका उद्देश्य, ध्यान रखना। इसके बाद ये रहने वाले लोगों यानी जो विस्थापित हो गए लोगों को पुनर्वास के लिए इसका मुख्य लक्ष्य रह गया था। अब देखो सरदार सरोवर परियोजना के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। कौन सा राज्य, गुजरात में, ध्यान रखना। भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं में से एक है, ध्यान रखना। ये 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। राजस्थान के 2 जिले में बाड़मेर और सांचौर में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये गुजरात के 9490 गाँवों में और 174 कस्बों में, याद रखना, में तथा राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त मरुस्थलीय भागों को जल की आवश्यकता की पूर्ति कराते हैं। 124 गांव बताओ कितने, 2 जिलों में, ध्यान रखना। कृष्णा और गोदावरी जल विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के बांध बनाकर जल की दिशा में परिवर्तन पर कर्नाटक व आंध्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा अपनी आपत्ति जताई है। तो ये याद रखना, कृष्णा और गोदावरी जल विवाद की भी बात रखना, किसकी वजह से हुआ, महाराष्ट्र में कोयना नदी पर क्या बनाने की वजह से, जल विद्युत परियोजना। अगला नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट बचा है इसमें, वर्षा जल संग्रहण। देखो इसकी बात करते हैं।
ये एक तकनीक है जिसके अंतर्गत वर्षा जल को खाली स्थानों, घरों, टैंक या बेकार पड़े खाली कुओं में भरा जाता है तथा वर्षा ऋतु के बाद इसका उपयोग जल की आवश्यकता होने पर उसका क्या किया जाता है, जल की आवश्यकता होने पर पूरा किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, वर्षा जल कहते हैं, संग्रहण कहते हैं। अब इसकी कुछ बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सुनना है कौन कौन सी है। सबसे पहले वर्षा जल संग्रहण विधि, 1 नंबर याद रखना, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी हिमालय में कुल और गुल नाम की वाहिका, जैसे नदी वाहिका बनाई जाती है जिससे सिंचाई के लिए उपयोगी होती है, पहली बात यह याद रखना। दूसरी, राजस्थान में पीने के जल को एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक अपनाई गई है, ध्यान रखना। छत से आपको पता है वर्षा का पानी आता है, उसको हौज में लगा दिया जाता है जो वर्ष भर पानी पीने के लिए काम में आता है। तीसरी बात याद रखना, पश्चिम बंगाल में मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिका बनाते हैं, ध्यान रखना। चौथी, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जाता है। इससे संरक्षित जल को खेती के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके रूप में, खेती के रूप में उपयोग किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर में खड़ीन और अन्य क्षेत्रों में जोड़ जल संरक्षण की प्रमुख विधि है। खड़ीन या खादीन कहते हैं, जोड़ शेखावाटी क्षेत्र में, ध्यान रखना। राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, बाड़मेर, फलौदी में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक व टाँका बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टाँका। अब टाँका क्या होता है, देखो, टाँका एक कमरे जितना बड़ा हो सकता है, ये घर के आंगन में बनाया जाता है, ये घरों की ढलवां छतों में पाइपों द्वारा जुड़े जाते हैं, ध्यान रखना। इस पानी को पालर पानी कहा जाता है जो इसमें सिंचित होता है। अब हम बात करते हैं भारत में प्रमुख नदियां और बांध, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, प्रमुख नदी की बात करें, आवश्यकता नहीं है नदियों की बात, यहाँ पर आपको बांध बहुउद्देशीय प्रयोजन की वजह से पूछे जा सकते हैं, कौन सा कहाँ पर है। सबसे पहले एक याद रखना, जम्मू कश्मीर में एक प्रयोजन है चेनाब नदी पर, चेनाब पर, इसका नाम है सलाल प्रोजेक्ट, ध्यान रखना। अगली एक है भाखड़ा नांगल, ये सतलज नदी पर है, ध्यान रखना। कौन सी है, सतलज नदी पर, कौन सी, भाखड़ा नांगल। एक टिहरी, ये यहाँ पर टिहरी, टिहरी मैंने आपको पहले भी कहा था, टिहरी कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर है। कौन सी नदी पर है, भागीरथी पर। इसके अलावा देखो, यहाँ देखना, ये अपना राजस्थान है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये एमपी है। यहाँ से एक नदी निकली है, ये जाना पाओ की पहाड़ी से निकलने के बाद मंदसौर में इस पर एक बांध है, गांधी सागर। उसके बाद में राणा प्रताप सागर है, एक कोटा बैराज, इस पर एक चौथा बांध और है, जवाहर सागर बांध, वो भी याद रख लेना आप। अगली हम बात करें तो एक बांध रिहंद बांध, रिहंद बांध आपको पता है यूपी में, ध्यान रखना। ये बांध कहाँ पर है, यूपी में, ये रहा यूपी में ये रिहंद बांध। और याद रखना नदी का नाम ही रिहंद ही है, जो किसकी एक सहायक नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है, ये भी आप याद रखना यहाँ पर। अगली हम बात करें, कुछ बांध है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना। दामोदर नदी है, आपको पता है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जिसको बंगाल का शोक कहते हैं। इस पर 7-8 बांध बने हुए हैं, जैसे कोनार, पेंचेत, मेथान, तले, ये सारे के सारे दामोदर नदी पर बनाए गए बांध है, ध्यान रखना। महानदी पर एक बांध बनाया है उड़ीसा में, जिसका नाम क्या है, हीराकुंड बांध है, इंपॉर्टेंट बांध है, ये भी ध्यान रखना। एक है नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी पर है, ये रहा आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध। ये कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर, ध्यान रखना। तुंगभद्रा नदी है यहाँ पर, ये भी ध्यान रखना। ये प्रमुख बांध है, ध्यान रखना। पेरियार की हम बाद में बात करेंगे। ये प्रमुख बांध हो गए, इनको आपको याद रखने हैं सारे के सारे बांध। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक जो मैंने वहाँ नहीं पढ़ाया था, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को कहाँ पर, मेघालय में नदियों व झरनों में जल को बांस के द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित कर 200 वर्ष पुरानी एक विधि प्रचलित है। किसके द्वारा, झरने होते हैं, नदियाँ होते हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, मेघालय में। तो एकत्रित 200 वर्ष पुरानी एक विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट से घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। इसके माध्यम से ये देखो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ लगा हुआ है। ये तो ये याद रखना आप, तो केवल मेघालय की बात है, मेघालय में ये सिंचाई प्रणाली अपनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही,
ठीक है, जय हिंद।